वेलकम बैक दोस्तों। सोचो 28 साल पहले दुनिया ने एक ऐसे वायरस का सामना किया था जिसमें इंसान इंसान न रहकर एक रीजिंग मॉन्स्टर बन गया था। और अब 28 सालों के बाद वही खतरनाक नाइटमेयर फिर से लौट आया है। इस बार कहानी और भी डार्क है और भी डेंजरस है। लिंसवेन आइलैंड की एक छोटी सी कम्युनिटी में शुरू होती है ये जर्नी, जहां पर हर पल मौत का खतरा मंडरा रहा है। सर्वाइवल अब एक गेम बन चुका है, एक ऐसी गेम जिसमें एक गलती और आपकी जिंदगी खत्म। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक हॉरिफाइंग और इमोशनल रोलर कोस्टर के लिए, जहां फियर और होप की अल्टीमेट बैटल लड़ी जाएगी। बिकॉज दिस इज 28 years later, द नाइटमेयर कंटिन्यूज। इस कहानी की शुरुआत होती है 28 वीक्स लेटर की घटनाओं के 28 साल बाद से। ये जगह अपनी पुरानी और बड़ी पहचान के लिए मशहूर थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन लोगों का व्यवहार बदल गया। उन पर जैसे कोई हैवानियत छा गई। लोग पागलों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े और खुद को मारने लगे। दरअसल ये एक खतरनाक बीमारी थी जिसे बाद में रेज वायरस कहा गया। इस वायरस ने पूरे आइलैंड को अपनी चपेट में ले लिया। हालात इतने बिगड़ गए कि दुनिया ने यूनाइटेड किंगडम से हर तरह का संपर्क तोड़ दिया ताकि ये बीमारी बाहर ना फैल सके। वहां जो लोग बच भी गए थे उन्हें भी उसी जगह पर छोड़ दिया गया। इस भयानक घटना को अब 28 साल बीत चुके हैं। बचे हुए लोग छोटे छोटे कस्बों में किसी तरह जी रहे हैं। इन्हीं कस्बों में एक कस्बे में स्पाइक रहता है, जिसके पिता उसको उठाते हुए कहते हैं कि आज तुम्हारा बड़ा दिन है। उस कस्बे में बाकी लोग भी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। यहाँ लोगों के पास किसी तरह की आधुनिक तकनीक नहीं थी, इसीलिए सब बिल्कुल पुराने जमाने की तरह रहते थे। स्पाइक जल्दी से उठता है और तैयार होता है। वो अपना सामान पैक करता है क्योंकि आज वो पहली बार अपने पिता जमी के साथ बाहर निकलने वाला था। ये उसका पहला शिकार होने वाला था। उसके पिता मुस्कुराकर कहते हैं कि सब पैक कर लिया ना। स्पाइक दोबारा चेक करता है और हाँ में अपना सिर हिलाता है। तभी घर के अंदर से एक और आवाज आती है। उनकी माँ उठ चुकी थी। जेमी तुरंत कमरे में जाता है और स्पाइक भी पीछे पीछे चला जाता है। माँ अपने बेटे को गले लगाकर माफी मांगती है और कहती है कि वो उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी। वो बताती है कि उसके सिर में बहुत तेज दर्द है। साफ लग रहा था कि बीमारी अब उसे अपनी गिरफ्त में ले रही है। जेमी और स्पाइक उसे बिस्तर पर लेटाते हैं और भारी मन से घर से निकल पड़ते। जब वो दोनों गांव से गुजर रहे थे तो लोग उन्हें विदा करने बाहर आते हैं। कोई हिम्मत बढ़ा रहा होता है तो कोई चुपचाप सिर हिलाता है। एक छोटी लड़की तो स्पाइक को एक फल भी देती है। गेट पर उनके कस्बे की लीडर जेनी पहले से मौजूद थी। उसने उन्हें कस्बे के नियम याद दिलाए कि अगर तुम बाहर गए और वापस आए तो ठीक है, लेकिन अगर फंस गए तो कोई भी तुम्हें बचाने नहीं जाएगा। ये कड़वा सच हमने अनुभव से सीखा है। जेमी और स्पाइक ने हामी भरी और आगे बढ़ गए। उनके पास बंदूकें नहीं थी, सिर्फ तीर और चाकू थे। रास्ते में जेमी ने बेटे से पूछा, ये रास्ता कैसा है? स्पाइक ने बताया कि यही एक पुल है जिससे वो मेनलैंड जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कम ज्वार यानी कि लो टाइड पर दिखाई देता है। जब पानी बढ़ जाएगा तो पुल डूब जाएगा और अगर वो वहीं फंसे तो डूबकर मर सकते हैं। जेमी ने कहा कि उनके पास सिर्फ 4 घंटे हैं। अब धीरे धीरे ये दोनों जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहां उन्हें एक सुनसान जगह मिलती है जहां से वो फ्यूल लाते थे। जेमी ने बताया कि एक दिन स्पाइक को भी यही काम करना होगा। आगे बढ़ते हुए अचानक उनकी नजर एक इन्फेक्टेड इंसान पर पड़ती, जो काफी अजीब और डरावना दिख रहा था। टूटा फूटा, गंदगी से लथपथ, उसकी काली त्वचा लटक रही थी और शरीर आधा जिंदा सा घिसट रहा था। जेमी ने इशारे से स्पाइक को सिखाया कि ऐसे इन्फेक्टेड को मारने के लिए उसकी गर्दन पर तीर मारना पड़ता है। स्पाइक ने हिम्मत जुटाई और निशाना साधा। उसका तीर सीधा गर्दन के आर पार निकल गया, लेकिन तभी पीछे से एक और इन्फेक्टेड आ गया। जेमी ने तुरंत प्रक्रिया दी और उसको खत्म कर दिया। धीरे धीरे और भी इन्फेक्टेड आने लगे। जेमी बहुत शांत रहा और एक एक करके सबको सटीक निशाने से मार डाला। तभी उन्हें एक छोटी इन्फेक्टेड बच्ची दिखी, लेकिन इन दोनों ने उस पर तीर नहीं चलाया, जिस वजह से वो बच्ची भाग गई। इसके बाद जेमी ने बेटे को शाबाशी दी और कहा, पहला शिकार कैसा लगा? स्पाइक ने जब पहली बार इतने इन्फेक्टेड को मरते हुए देखा तो उसके दिल में डर बैठ गया।
उसे लगा जैसे ही खून खराबा उसने अपनी आंखों से देखा हो। जेमी ने बेटे का हौसला बढ़ाते हुए कहा, डरो मत, ये लोग वैसे भी ऐसी ही जिंदगी जी रहे थे, तुमने तो इनको बस मुक्ति दी है। फिर उसने उसको चेताया कि इतनी आवाज सुनकर और इन्फेक्टेड यहाँ पर खींचे चले आएंगे, इसीलिए उन्हें तुरंत आगे बढ़ना होगा। वो दोनों मेनलैंड की ओर और गहराई में जाने लगे। तभी अचानक पेड़ों के बीच से हिरणों का झुंड दौड़ता हुआ आता है। ये नजारा देखकर स्पाइक का चेहरा खिल उठता है। उसने पहली बार ऐसे जानवर देखे थे। अब जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उन्हें एक खाली घर दिखाई देता है। वो दोनों अपने तीर कमान को संभालते हैं और धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखते हैं। घर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहले वहां पर आ चुका है और जो भी सामान काम का था सब कुछ ले चुका है। फिर भी उन्होंने पूरी तलाशी लेना बेहतर समझा। कुछ देर बाद जेमी को वहां पर एक पुराना फ्रिज मिला। वो उत्साहित होकर स्पाइक को फ्रिज दिखाता ही है कि तभी एक कमरे से अजीब सी आवाज आने लगती है। दोनों सावधानी से उस ओर बढ़ते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। एक आदमी की लाश छत से उल्टा लटक रही थी। उसके पैरों में रस्सी बंधी थी और सीने पर कुछ अजीब सा उकेरा हुआ था। ये नजारा देखकर स्पाइक ने तो आंखें ही फेर ली, लेकिन जेमी ने कहा, ध्यान से देखो, ये तुम्हें समझना जरूरी है। तभी वो शव अचानक हिलने लगा। दरअसल वो इन्फेक्टेड था। जेमी की आवाज गंभीर हो गई। वो कहता है कि तुमने पूछा था ना कि और भी लोग होंगे क्या इस धरती पर? हाँ, ये किसी और कबीले का आदमी है। इसे सजा के तौर पर यहाँ पर टांगा गया ताकि इन्फेक्टेड इसे जिंदा खा जाए। ये सुनकर स्पाइक सिहर उठता है और पूछता है कि कोई ऐसा क्यों करेगा? जेमी कंधे उचकाता है और बोलता है, क्या पता, कुछ तो किया होगा इसने। जिसके बाद वो कहता है कि हमें इसे मारना होगा इससे पहले कि ये पूरी तरह से इन्फेक्ट हो जाए। स्पाइक पहले हिचकिचाता है, लेकिन तभी वो आदमी जोर जोर से तड़पने लगता है। रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर पड़ता है और उसी पल स्पाइक तीर छोड़ता है जो उसके सर में जा लगता है। वो वहीं पर ढेर हो जाता है। जेमी मुस्कुराकर अपने बेटे की पीठ थपथपाता है और कहता है, तुमने बिल्कुल सही किया। दोनों आगे बढ़ते हैं और जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें एक मरे हुए हिरन के टुकड़े बिखरे पड़े मिलते हैं। पहले लगता है कि शायद किसी बाज ने उसको खाया होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसका सर पेड़ की ऊंचाई पर लटका हुआ है, तब एक चीज साफ हो जाती है, जिससे जेमी का चेहरा बदल जाता है और वो काफी धीमी आवाज में कहता है, इसका मतलब यहाँ पर एक अल्फा मौजूद है। अल्फा आम इन्फेक्टेड जैसे नहीं होते। वो ताकतवर, तेज और काफी चालाक होते हैं। कुछ हद तक इंसानों की तरह सोचते भी हैं। ये जानकर दोनों घबरा जाते हैं और तुरंत वापस लौटने का फैसला करते हैं। स्पाइक पूछता है, हम वापस जा रहे हैं? जिमी साफ कहता है, हाँ, हमने अपना पहला शिकार कर लिया है, बस हम इसी के लिए आए थे। अब और सवाल मत करो और चुपचाप मेरे पीछे चलते रहो। लेकिन तभी इन्हें दूर से इन्फेक्टेड लोगों का झुंड नजर आने लगता है, जिनके बीच में इन्हें अल्फा दिखाई देता है। जिमी तुरंत स्पाइक का हाथ पकड़ता है और दोनों जंगल की ओर दौड़ पड़ते हैं। पीछे से पूरा झुंड उनका पीछा करने लगता है। ये इन्फेक्टेड लोग अजीब तरह से दौड़ रहे थे, लेकिन वो लोग बहुत तेज थे। जेमी ने ठंडे दिमाग से तीर पर तीर छोड़े और स्पाइक को भी सिखाया, लेकिन डर के कारण स्पाइक का कोई भी निशाना सही नहीं बैठ रहा था। पर किसी तरह वो भागते भागते एक पुराने घर तक पहुंच जाते हैं, जहां अंदर घुसकर वो दरवाजा जोर से बंद कर लेते हैं। इन्फेक्टेड लोग लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। जिमी ऊपर के स्टोरेज एरिया तक रास्ता बनाकर स्पाइक को लेकर ऊपर चढ़ जाता है और जितना हो सकता था वो रास्ता बंद कर देता है। अब ऐसे ही रात हो जाती है। ये लोग देखते हैं कि इन्फेक्टेड लोगों ने अभी भी इन्हें घेर रखा है और वो अल्फा दूर खड़ा उन्हें घूर रहा है। जिमी अपने बेटे को समझाता है कि ये बाकी सब जैसा नहीं है, हम इससे नहीं लड़ सकते, खासकर इन तीरों से तो बिल्कुल भी नहीं। डर से कांपते हुए स्पाइक ने पूछा कि अब हम क्या करेंगे? जिमी कहता है, बस इंतजार करो, क्योंकि यही एक रास्ता है। उस रात स्पाइक ने अपने पिता से डरने के लिए माफी मांगी, जहां जिमी हंसकर कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया है, तेरे पीछे इतना बड़ा झुंड पड़ा, कोई भी डर जाता। जिसके बाद वो दोनों रात वहीं पर बिताते हैं, क्योंकि लौटने का रास्ता बंद था और मेनलैंड खतरे से भरा हुआ था। तभी स्पाइक की नजर दूर जलती हुई आग पर पड़ती है। वो उत्सुक होकर पूछता है कि पिताजी ये क्या है, लेकिन जिमी भी नहीं जानता था कि आखिर वो क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात को स्पाइक एक डरावना सपना देखता है। उसकी माँ
पानी में डूब रही थी और वो मदद करने की कोशिश कर रहा था, मगर हाथ बढ़ाने से पहले ही वो गायब हो गई। डर से उसकी आंख खुल जाती है, लेकिन असली दुनिया भी कम खतरनाक नहीं थी। उनके नीचे का कमजोर फर्श अचानक से टूट जाता है। अच्छा हुआ कि वो दोनों समय रहते वहां से निकल गए थे, वरना हादसा घातक हो सकता था। इस घटना ने उनके मन में और पक्का कर दिया कि उन्हें फौरन वापस अपने कस्बे लौटना होगा। और किस्मत से उस समय समुद्र का पानी कम था और पतला रास्ता खुला हुआ था। दोनों बिना वक्त गंवाए वहां से निकल जाते। अब जैसे वो अपने आइलैंड के करीब पहुंचते हैं, वो दोनों राहत की सांस लेते हैं। लेकिन ये सुकून के पल कुछ ही पल रहते हैं, क्योंकि अचानक जंगल से पक्षियों का झुंड उड़कर निकलता है। ये एक खतरे का इशारा था, क्योंकि सचमुच अल्फा पूरी रफ्तार से उनकी ओर दौड़ रहा था। दोनों ने जी जान लगाकर दौड़ लगाई और आखिरकार आइलैंड का गेट सामने नजर आया। उन्होंने जोर से चिल्लाकर चौकीदार को चेताया। पहरेदारों ने तुरंत दीवार से तीर चलाना शुरू कर दिया, पर अफसोस वो तीर अल्फा को रोकने के लिए काफी नहीं थे। वो बार बार गिरता, फिर उठता और पूरी ताकत से उनका पीछा करता रहता। जहां अब दौड़ते दौड़ते स्पाइक का पैर फिसलता है और जिमी जमीन पर गिर पड़ता है। अल्फा अब उनके एकदम करीब आ चुका था, लेकिन उसी वक्त दीवार पर खड़े गार्ड्स ने एक आग से जलता हुआ तीर चलाया, जो सीधा अल्फा के सीने में धंस गया। ये वार काफी घातक था, जिसने अल्फा को ढेर कर दिया। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद जेमी और स्पाइक को कस्बे के अंदर आने दिया गया। लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्पाइक के नाम पर पूरा जश्न रखा गया। जेमी ने सबके सामने बेटी की तारीफ करते हुए कहा कि कैसे उसने काफी बहादुरी दिखाई। लेकिन इस शोरगुल के बीच स्पाइक का मन कहीं और था। उसने देखा कि उसके पिता चुपके से एक औरत के साथ जा रहे हैं। उसने पीछा किया और देखा कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। ये देखकर वो अंदर से टूट गया। बिना किसी से कुछ कहे वो जश्न छोड़कर घर लौट आया। उसका मन भारी और उलझा हुआ था। घर पहुंचा तो सैम वहीं पर था। स्पाइक उसके पास बैठ गया और माँ के बारे में पूछा। सैम ने कहा कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन स्पाइक ने अपना दिल खोल दिया। उसने बताया कि उसे हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है, जबकि सच तो ये है कि उसने सिर्फ एक इन्फेक्टेड को मारा था, और वो भी डर के मारे। उसने सैम को जंगल में देखी अजीब चीजों के बारे में भी बताया, जैसे कि उसने जो जलती आग देखी थी। अब इसका जिक्र होते ही सैम का चेहरा बदल गया। उसने बताया कि ये शायद डॉक्टर इयन केल्सन की निशानी है, एक मशहूर डॉक्टर जो सालों पहले गायब हो गए थे। अगर आग अब भी जल रही है तो शायद वो अब भी जिंदा है। स्पाइक और जानना चाहता था, लेकिन सैम ने और कुछ नहीं बताया। अगले दिन जेमी नशे में धुत घर लौटा। स्पाइक ने गुस्से में सवाल किया कि आप जानते हो कि वहां पर एक डॉक्टर है, फिर भी माँ को वहां पर क्यों नहीं ले जा रहे हो, और आप रात को औरतों के साथ मजे करते रहते हो। इस पर जेमी ने बताया कि केल्सन कोई साधारण इंसान नहीं है। सालों पहले जब वो उससे मिले थे तो उसने लाशों के ढेर जलाए, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव तक नहीं था। वो आदमी मौत से नहीं डरता, वो खतरनाक है। स्पाइक पूछता है कि माँ को आखिर क्या हुआ है, लेकिन जेमी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये सुनकर स्पाइक भड़क जाता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। गुस्से में स्पाइक घर छोड़कर बाहर निकल जाता है। उसी रात उसने गांव के राशन स्टोर में आग लगा दी। चारों तरफ हड़कंप मच गया। लोग बाल्टियों से आग बुझाने लगे। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर स्पाइक अपनी माँ को लेकर गांव से भाग निकला। उसका इरादा था कि माँ को डॉक्टर के पास ले जाकर बचाया जाए। शाम को दोनों ने जंगल में एक छोटा कैंप लगाया। स्पाइक ने माँ को सोने के लिए कहा और खुद पहरा देने लगा, लेकिन वो भी थका हुआ था, इसीलिए उसकी भी आंख लग गई। और तभी एक इन्फेक्टेड रेंगता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। उन दोनों के बीच दूरी काफी कम रह गई थी, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई हमला करता है और उसको मार गिराता है। सुबह जब स्पाइक उठता है तो वो लाश देखकर हैरान था। ना तो उसे याद था और ना ही उसकी माँ को कि उस इन्फेक्टेड आदमी को मारा किसने है। लेकिन इसला यानी कि उसकी माँ को हल्का हल्का याद आने लगता है, जैसे ये सब उसने खुद किया हो। इसी बीच अब हम देखते हैं कि मेनलैंड के एक हिस्से में सिपाहियों पर हमला होता है, जिनकी अगुवाई अल्फा कर रहा होता है। वहाँ पर कई सैनिक मारे जाते हैं, बस एक छोटा बच्चा जख्मी हालत में बचता है। जंगल के दूसरे कोने में इन्फेक्टेड नदी में खड़े होते हैं, उनमें एक गर्भवती औरत भी होती है। इसी दौरान स्पाइक और इसला अपनी जर्नी जारी रखते हैं। इसला की हालत खराब थी, कभी कभी उसे भ्रम होने लगता है, उसकी नाक से खून भी बह रहा होता है। चलते चलते स्पाइक एक लंगड़ाता इन्फेक्टेड देखता है, जिसको वो मार देता है, लेकिन उसकी आवाज बाकी इन्फेक्टेड तक पहुंच जाती है
और एक झुंड उनके पीछे पड़ जाता है। अब ये दोनों भागते भागते एक पुराने पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं। उस पंप के अंदर गैस फैली हुई थी, जहां पर सांस लेना भी मुश्किल था। तभी वहां पर एक घायल सैनिक पहुंचता है। वो देखता है कि ये लोग इन्फेक्टेड लोगों से घिरे हुए हैं। उसे भी गैस की महक आती है और वो समझ जाता है कि इन्फेक्टेड लोगों को मारने का बस अब एक यही तरीका है। इसीलिए वो गोली चलाता है और चिंगारी से गैस में आग भड़क उठती है और सारे इन्फेक्टेड जलकर खत्म हो जाते हैं। जहां बाहर निकलने पर वो अपना नाम एरिक बताता है। वो साफ कहता है कि उसने उन्हें इसलिए बचाया क्योंकि वो जानता है कि वो लोग आइलैंड से थे और वो लोग मदद कर सकते थे। जिसके बाद वो तीनों साथ चल देते। रास्ते में एरिक बताता है कि उसका जहाज तूफान में टूट गया और अब वो अकेला ही बचा है और उसको लगता है कि यहाँ से निकलना अब नामुमकिन है। जहाँ आराम करते वक्त एरिक स्पाइक को अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर स्पाइक मजाक में कहता है कि इसकी शक्ल तो काफी अजीब लग रही है। तभी वो देखता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है, जिससे वो इतना डिसअपॉइंट होता है कि गुस्से में वो अपने फोन को ही फेंक देता है। अब आगे बढ़ने पर इज़ला की तबीयत थोड़ी ठीक होती है। वो खुद चलना शुरू कर देती है और अचानक उसको अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उसे खींचकर एक पुरानी ट्रेन तक ले जाती है जो पेड़ों और घास से ढकी हुई थी। अंदर जाकर वो एक हैरान कर देने वाला नजारा देखती है। एक इन्फेक्टेड औरत जो गर्भवती थी और दर्द से करा रही थी। इज़ला बिना सोचे समझे उसकी मदद करने लगती है। वो डिलीवरी सफल रहती है और बच्चा पैदा होता है। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, उसमें बीमारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही माँ बैठती है उसका इन्फेक्शन जाग उठता है और वो इज़ला पर टूट पड़ती है। तभी एरिक तुरंत हमला करके इज़ला को बचा लेता है। लेकिन तभी वहां पर वो एल्फा आ जाता है जो एरिक के ऊपर हमला करता है और पलक झपकते ही उसको मार डालता है। ये नजारा देखकर स्पाइक और इज़ला घबराकर भागने लगते हैं। एल्फा उनके बिल्कुल पीछे था जो बस उनको पकड़ने वाला होता है कि तभी पेड़ों से एक अजनबी निकलता है जिसके पास एक पाइप नुमा हथियार था जिससे तीर निकल रहा था जो सीधा एल्फा के शरीर में जा लगता है। तीर में कुछ ऐसा जहर मिला था कि एल्फा जमीन पर गिरते ही बेहोश हो जाता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मशहूर डॉक्टर केसिन था। उसने तुरंत एरिक के शव को उठाया और स्पाइक को खुद से परिचय दिया। केसन उन्हें गहरे जंगल के बीच अपने ठिकाने पर ले गया। वहाँ का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। खोपड़ियों का एक विशाल पिरामिड खड़ा था। एरिक के शरीर को जलाने के बाद उसने उसकी खोपड़ी स्पाइक को दी और कहा कि इसे भी पिरामिड में जोड़ दो। स्पाइक अब भी सदमे में था, लेकिन उसने वही किया जो कहा गया। फिर डॉक्टर ने बच्चे को देखा और जब स्पाइक ने बताया कि ये बच्चा इन्फेक्टेड नहीं है तो केसन की आंखें फैल गई। ये एक बड़ी उम्मीद थी। हो सकता है कि इंसानियत का नया भविष्य इस बच्चे से जुड़ा हो। मगर समस्या ये थी कि बच्चे को दूध चाहिए था और पानी से वो जिंदा नहीं रह सकता था। डॉक्टर ने इज़ला की जांच की और गंभीर स्वर में बोला कि उसको कैंसर है और वो आखिरी स्टेज पर है। ये सुनकर स्पाइक टूट गया और उसने गुजारिश की कि उसकी माँ को बचाने का कोई तरीका निकाला जाए। लेकिन असलियत यही थी कि अब कोई इलाज नहीं था। इज़ला जानती थी कि उसका समय पूरा हो गया है। उसने अपने बेटे को गले लगाया, उसको शांत किया और बच्चे को उसकी गोद में थमा दिया। डॉक्टर ने इज़ला से कहा कि वो उसे बिना दर्द वाली मौत दे सकता है। इज़ला ने हामी भरी और एक इंजेक्शन से वो हमेशा के लिए चैन की नींद सो गई। स्पाइक उस समय पास नहीं था। वो बच्चे को लेकर थोड़ा दूर बैठा था। जब वो लौटा तो उसकी माँ अब नहीं रही थी। डॉक्टर ने उसकी खोपड़ी उसको दी और स्पाइक ने उसे भी पिरामिड की सबसे ऊंची जगह पर रख दिया, जहां वो धीरे से ये भी बोलता है कि माँ, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। सुबह होते ही एल्फा दोबारा वहां पर आ धमकता है। गुस्से में वो सब कुछ तोड़ता हुआ डॉक्टर पर टूट पड़ता है। स्पाइक हिम्मत दिखाते हुए बेहोश करने वाली दवा उस राक्षस में उतार देता है और इस तरह डॉक्टर की जान बच जाती है। कैसन ने स्पाइक की बहादुरी की तारीफ की और कहा कि अब उसे अपने सफर पर आगे बढ़ना चाहिए। काफी समय भटकने के बाद पूरे 28 दिन बाद स्पाइक आखिरकार अपने कस्बे के गेट तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां वो बच्चे को एक नोट के साथ छोड़ आता है। नोट में लिखा होता है, मुझे मत ढूंढना, बस इस बच्चे की देखभाल करना। इसका नाम इज़ला है। ये पढ़कर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। समंदर के पार जेमी अपने बेटे को पुकार रहा होता है। वो उसको दोबारा खोना नहीं चाहता था।
लेकिन समंदर की उग्र लहरों ने उसकी आवाज को निगल लिया। स्पाइक अब वहां से जा चुका था। जंगल में स्पाइक अकेला आग जलाकर मछली पका रहा था। तभी एक इन्फेक्टेड उसके ऊपर झपटता है, मगर वो उसको मार गिराता है। फिर और भी इन्फेक्टेड पीछे बढ़ जाते हैं। उसने अपने पिता की सिखाई हुई हर तकनीक से लड़ाई की। तभी एक अजनबी वहां पर आता है जो उसकी बहादुरी की तारीफ करता है, और थोड़ी देर में उसके और भी साथी वहां पर आ जाते हैं और ये लोग सब मिलकर इन्फेक्टेड लोगों को मार गिराते हैं। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जिमी होता है, जो कहता है कि अगर तुम अकेले हो तो तुम हमारे साथ रह सकते हो। यानी स्पाइक को आखिरकार अपना नया घर मिल गया था। और हाँ, अगर आपने इसके पिछले दोनों पार्ट्स देखे हैं तो आप जिमी को जरूर पहचान गए होंगे। बाकी फिलहाल आज की इस कहानी में तो बस इतना ही। ये थी कहानी 28 इयर्स लेटर की, जहाँ पर स्पाइक और उसके संघर्ष को दिखाया गया है। एक बच्चा जिसने अपनों को खोकर भी इंसानियत की उम्मीद जिंदा रखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली कहानियां भी आपसे मिस ना हो। सो विद ऑल दैट सेड, मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।